हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है 8th लेसन वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हम लोग ने वर्क तो पढ़ लिया, अब छोटा सा टॉपिक है पावर, फिर उसके बाद देन हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। तो पावर आज हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो 6 टॉपिक है पावर, ठीक है। तो पावर की हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि फिजिक्स में हम लोग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो the rate doing work by an agent or a machine is called the power of agent or a machine. The rate of doing work by an agent or a machine is called the power of agent of the machine or the of the machine of agent or of the machine। तो ये सिंपली क्या चीज़ है, रेट है। तो रेट किसका किसका है, डूइंग वर्क का रेट है। डूइंग वर्क किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा, बाय एजेंट और मशीन। तो कोई मशीन या एजेंट आपको कोई काम करने के लिए दिया गया, तो आप अपने वर्क का रेट निकाल लीजिए, तो वही पावर हो जाएगी, ठीक है ना। तो द रेट डूइंग वर्क बाय एन एजेंट और ए मशीन इज कॉल्ड द पावर ऑफ द एजेंट और द मशीन। तो जिसका आप रेट निकाल रहे हैं, तो रेट ऑफ द वर्क, सिंपल लैंग्वेज क्या है, रेट ऑफ द वर्क। तो रेट ऑफ द वर्क क्या होता है, पावर होता है। लेकिन किसकी पावर होता है, जिससे काम कराया जा रहा होता है। अगर किसी मजदूर से आप काम कराते हैं तो उसका रेट ऑफ वर्क क्या होगा, पावर उसकी मजदूर की पावर होगी। और रेट ऑफ मशीन है, जैसे पानी की मोटर है, तो उसका रेट निकालेंगे तो उसका पावर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इफ एन एजेंट डज वर्क W बाय exerting F force on a body or for a total time interval T, the average power by the agent। तो अगर एक कोई वर्क किया जाता है, कैसे कर वर्क किया जाता है, फोर्स लगा के वर्क किया जाता है। तो फोर्स आपने F लगाया और आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, उसका टाइम आपने काउंट कर लिया, ठीक। तो टाइम आपने काउंट कर लिया और F लगा के टाइम काउंट कर लिया और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, निकाल लेंगे आप। तो उसके द्वारा आप वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क की डेफिनेशन किससे निकालेंगे, फोर्स से निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। जब आपका वर्क कैलकुलेट हो जाए तो उसको जो टाइम इंटरवल टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रेट ऑफ वर्क आ जाएगा। तो लेकिन ये वर्क कैसा आएगा, एवरेज पावर आएगी। ये कितनी आएगी, एवरेज पावर आएगी। तो एवरेज पावर P मॉड, इसको कहते हैं P मॉड है। P मॉड इज इक्वल टू W अपॉन T। W जितना वर्क आपने काउंट करा अपॉन T कर दिया, तो ये एवरेज आया। अभी किसी मजदूर की पावर आपको निकालनी है, वर्क करा, उसका टाइम कैलकुलेट करा, तो वो एवरेज पावर आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी। तो ये तो एवरेज पावर है, इसको बार P बोलते हैं, इसको मॉड P नहीं बोल के बार P बोलते हैं, इसको बार लगा दिया, तो बार P इक्वल टू W अपॉन T हो गया। अब दूसरी डेफिनेशन ने इंसर्ट करी, क्या करी, द इंस्टैंटेनियस पावर P डिलीवर्ड बाय एन एजेंट इज। तो इंस्टैंटेनियस, ये एवरेज पावर थी और ये इंस्टैंटेनियस पावर है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैपिटल P इक्वल टू DW अपॉन DT। अब ये लैंग्वेज अब आगे क्लियर करते हैं। ये एवरेज है और ये इंस्टैंटेनियस है। तो DW, यहाँ DW जो है इज द वर्क इन ए इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल DT। तो ये DW कौन सा वर्क है, किस टाइम इंटरवल में है,
dt टाइम इंटरवल में, और dt लैंग्वेज क्या बताती है, t टेंस टू 0, जैसे 0.0001 सेकेंड, इस तरह से होता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्लियर करा है, इफ इन dt टाइम पावर इज कांस्टेंट देन p की वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू के बराबर हो जाएगी। भाई देखिए, आपने एक पहले काम 0 स्टॉप वॉच ऑन करी, 0 समय से आपने 1 घंटे या 2 घंटे का समय में आपने वर्क निकाला। अब उसके बीच में वो कभी ज़्यादा काम करता है, कभी कम काम करता है, ठीक है, फिर ज़्यादा काम करता है, फिर कम काम करता है। तो आपने सारे उसके वो रीडिंग्स नोट करके उसको एवरेज निकाल दिया, तो वो आएगा बार पी, W/T एवरेज आएगा। अब ये कह रहे हैं कि आप ठीक 1 घंटा और 5वें मिनट के 3 सेकंड में आप बताइए कितनी उसकी पावर है, ऐसा पूछा जाए आपसे जवाब। तो इस तरह की प्रॉब्लम को इंस्टैंटेनियस पावर P इज इक्वल टू होती है dW/dt। तो dW इज द वर्क, अगर dt टाइम में वर्क dW है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल में dW काम करता है, ऐसा है। और dt टाइम में पावर इज कांस्टेंट देन P इज इक्वल टू बार P एंड द velocity of the body v, we know work W by F force is in a displacement ds of the body। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब इन्होंने दूसरी डेफिनेशन में बताया कि अगर हम टाइम इंटरवल नियर अबाउट टू 0 लें, तो उस टाइम इंटरवल में क्योंकि टाइम 0 है, तो उसमें जो P वेरी करेगा, मान लीजिए P1, मान लीजिए ऐसे डिफाइन करा, देखिए ये T1 है और ये T2 और ये T नियर अबाउट टू 0 जा रहा है ऐसे, तो ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, ये मतलब डेल्टा T जब आप निकालेंगे तो नियर अबाउट टू 0 आएगा। तो मान लीजिए इधर T1 पे P1 पावर है और यहाँ पर P2 पावर है, तो क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत माइन्यूट होगा, छोटा होगा। तो टाइम इंटरवल तो P1 में अगर P2 का डिफरेंस निकालेंगे तो नियर अबाउट 0 होएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस दौरान इसकी एक एवरेज वैल्यू जो होगी, एवरेज वैल्यू P होगी। अगर मान लीजिए एवरेज वैल्यू P है तो वो एग्जैक्टली P के बराबर मान सकते हैं। जब अंतर बहुत कम होगा तो यही कह सकते हैं कि एक कोई एवरेज वैल्यू P ले ली और कहेंगे पूरे में वो P काम करती है, P1 P2 नहीं काम करती है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, ऐसे बोल देंगे। तो इसको किस लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको किस लैंग्वेज में लिखेंगे, P बार। तो ये एवरेज P हो गई और यही इसके किसके इक्वल हो गई, P के। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा करेंगे तो उसमें जो एवरेज वैल्यू होगी नियर अबाउट टू किसी एक टाइम पे P के बराबर हो जाएगी, उसको हम ले सकते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि इफ इन dt टाइम पावर इज कांस्टेंट, जब dt टाइम आपका नियर अबाउट टू 0 है तो पावर कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो पावर कांस्टेंट होगी P इक्वल टू बार P के बराबर लिख सकते हैं। अब इतना यहाँ आ गई, ये तो थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन की बात है लेकिन समझ लिया तो ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको कि P इक्वल टू बार P क्यों लिखा। अगर dt टाइम dt लेंगे तो ये कंडीशन आ जाती है P इक्वल टू बार P, मतलब एवरेज P के बराबर हो जाएगी। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी V, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कुछ होगी, जब वर्क करा जा रहा वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी वेक्टर V, ठीक है, डिसाइड कर लिया। वी नो वर्क W बाय F फोर्स इन ए डिस्प्लेसमेंट ds ऑफ द बॉडी। अब और चीज डिफाइन कर ली, V उसमें डिस्प्लेसमेंट होएगा तो V वेलोसिटी आएगी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको कहेंगे V वेक्टर। और
ये जो दोनों आएंगे तो वो किस वजह से आएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब वर्क आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस वेक्टर को डी एस वेक्टर बोलेंगे। तो ये हमारे टर्म्स आ गए। देखिए फोर्स लगाया हमने तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। इतनी बात समझ में आई। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको वेलोसिटी वेक्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ समझ में आ गई ना। अब उसके बाद इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये हमको मालूम है डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ और वेक्टर एस का डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन अब डी डब्ल्यू लिखेंगे तो एफ वेक्टर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ की डेफिनेशन वर्क की डेफिनेशन शुरू में क्या पढ़ाई थी, एफ डॉट एस होती है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारा सिंपल डेफिनेशन क्या है, पावर इज द रेट ऑफ वर्क। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। यहाँ से आ गया, ये समझ में आ गया। और यहाँ पर हमने क्या बताया था, डी टी टाइम ले रहे हैं, इसलिए एवरेज पावर मेन पावर के बराबर, उस पॉइंट पे पावर के बराबर हो जाएगी। तो P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और डी टी का डिवीजन है ही है। तो ये हमने क्या करा, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ऐसे ले लिया, डॉट कर दिया, डी एस अपॉन डी टी कर दिया। यहां तक समझ में आ गया ना, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। अब देखिए आगे क्या करते हैं, बट डी एस वेक्टर अपॉन डी टी क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो डीवी वेक्टर के बराबर हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन हमने, तो ये रिजल्ट हमको क्या देगा, देखिए एफ वेक्टर डॉट डी एस अपॉन डी टी की जगह डी वी रख देंगे, तो ये वेक्टर हमको देगा P इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है, तो इसको देखिए दो तरह से लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा गलती हो गई। ठीक है, ये डी वी वेक्टर आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ, वैसे अगर आप रफली लिखेंगे, जैसे P आपको लिखना है तो F डॉट V ऐसे लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस बता रहे हैं, जब हमने यहाँ रख दिया तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी, सो P इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर। ठीक, तो ये एक्यूरेट, ये कौन सी सिचुएशन आई, यहाँ देखिए एवरेज कहा जाएगा तो आप ऐसे निकालेंगे, और इंस्टेंटेनियस निकाला जाएगा तो ऐसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस P, ये इंस्टेंटेनियस P है, इंस्टेंटेनियस P है, तात्कालिक P है किसी टी समय पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस ऐसे निकालेंगे। अब इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं। दस P ऑफ एन एजेंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर अप्लाइड टू ए बॉडी एंड वेलोसिटी वेक्टर प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात ही छोड़ दे, मतलब नहीं करते हैं, वो तो इंक्लूडेड है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे क्या कंक्लूजन निकाला, P क्या है, डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका होगा, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का होगा। ठीक है, तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, इसमें डीवी हम लगा दे रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रफली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। इंस्टेंटेनियस का ऐसे निकालेंगे, बाकी सिंपल का वैसे निकालेंगे। अब देखिए क्या करा, इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये निकल आया हमारा एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला। ये तीन आपको याद में रखने हैं, लेकिन रफली आपको ऐसा याद रखना है
और इंस्टैंटेनियस ऐसा याद रखना है। अब इसमें दो कंडीशनें डिस्कस करके दिखा दी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट। इफ एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल मीन्स थीटा इक्वल टू 0 आप ले रहे हो, मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन का वेक्टर और v की डायरेक्शन का वेक्टर अगर पैरेलल हो, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता हो, तो वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव देगी। p पॉजिटिव हो जाएगा, f इंटू वी हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा से। f इससे क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख लीजिए, एफ एस कॉस एफ वी कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी एफ वी कॉस थीटा। ये फार्मूला लागू ऐसे रहता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमने क्या निकाला, P इक्वल टू एफ वी कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अगर इफ एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, अगर दोनों में थीटा इक्वल टू 180 का डिग्री का डिफरेंस है, मतलब एफ वेक्टर यहाँ ऐसे जा रहा है और वी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा। और इधर क्या था, एफ वेक्टर ऐसे जा रहा है और वी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये डिफरेंस है। तो द पावर कम्स नेगेटिव, वहाँ cos 180 का वैल्यू -1 होती है, तो ऐसे आ गया। अब देखिए इस रिजल्ट को इस तरह से याद रखते हैं, द पावर कम्स नेगेटिव व्हेन एफ एंड वी आर एंटी पैरेलल, मतलब थीटा इक्वल टू 180। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये डिस्कशन ज़्यादा है, तो बाद में कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़्यादा देगा, इसलिए इसको फिर से एक रिजल्ट डेफिनीशन में पढ़ते हैं। If an agent exert a force on a body in the direction opposite to the ds vector, that is displacement, and hence opposite to v vector, that is velocity, then the agent does negative work on the body, that is delivers negative power to the body। अब ये डिफिनीशन लिख दी है, लेकिन इसी रिजल्ट को लिखा हुआ क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि इफ़ एन एजेंट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए बॉडी, एक एजेंट को फोर्स लगाने, बॉडी पे फोर्स लगा रहा है एक एजेंट, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अगेंस्ट लगा रहा है, एंड हैंस अपोजिट टू वी, तो वी जो उसको मिला हुआ है पहले से उसके अपोजिट लगा रहा है, तो v के भी अपोजिट है और ds के भी अपोजिट है। देन क्या होगा, द एजेंट डज निगेटिव वर्क ऑन द बॉडी, तो एजेंट को, उस एजेंट को जो वेलोसिटी वेक्टर और ds वेक्टर के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, उसको क्या कहेंगे निगेटिव वर्क कर रहा, ठीक है। और इस निगेटिव वर्क में क्या होएगा, दैट इज डिलीवर्स निगेटिव पावर टू द बॉडी, तो उसका वर्क जो होगा वो पावर कैसी होगी, उसकी निगेटिव होगी, ठीक है। मतलब किसी बॉडी को आप देख ले सीधे जा रही है, और उसमें ऐसा काम कब होता है, ऐसा काम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं ब्रेक लगा देते हैं, साइकिल चलाते हैं ब्रेक लगा देते हैं, और कार चलाते देते हैं तो ब्रेक लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, मंदक फोर्स होता है, उसको पैर से ब्रेक दबाते हैं, तो वो फोर्स किसका होता है, ब्रेक का फोर्स होता है। ये थोड़ी होता है कार जा रही है वी से, तो कहेंगे सर जी वो एफ वो डिस्प्लेसमेंट ds तो जा रहा है उधर की ओर, तो वो तो कार का मशीन चल रही, कार का इंजन चालू है तो वो वर्क कर रहा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो एफ किसकी बात कर रहे हैं, ये फोर्स कौन सा है, एग्जर्ट ए फोर्स, ये ब्रेकिंग फोर्स है, और ये लगेगा उधर जा रही है कार तो पीछे की तरफ लगेगा, तो ये ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, निगेटिव पावर जनरेट करता है, ठीक है। और इसका वर्क भी निगेटिव होता है। तो कैसे निकालते, कैसे हैं, इसी देखो इसी फार्मूला से निकालते हैं, P इक्वल टू एफ डी वी से निकालते हैं, ठीक है। तो इसी में यहाँ लिख लो, ऐसे लिख लो, रफली लिख लो, एफ वी कॉस थीटा, डी वी लगा दो, डी वी लगा दो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो, ठीक है।
लेकिन जब कैलकुलेशन करने हैं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही याद रखो, ठीक। तो अब यहाँ तक तुम्हारा वार्तालाप हो गया, डिस्कशन हो गया। अब हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो रहा है, बस एंड में 2 टॉपिक रह गए, यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लेते हैं, याद रखने की बात है, ठीक है। तो देखिए अपना फार्मूला क्या है, P इक्वल टू ओमेगा कह रहे W/T, बस यही फार्मूला, इसी से दोनों चीज़ निकल जाएंगी। तो यूनिट में 2 तरह की यूनिट होती है, एक SI यूनिट होती है, एक CGS सिस्टम होती है। तो SI यूनिट क्या होती है, MKS यूनिट सिस्टम होता है, मास किलोग्राम सेकेंड ऐसे होता है, ठीक है। तो SI यूनिट में इसमें फार्मूला देखिए, W की यूनिट क्या लिखते हैं, जूल, और टाइम की यूनिट क्या लिखते हैं, सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, JS इनवर्स, J फॉर जूल, S फॉर सेकेंड। और इसकी यूनिट को बोलते क्या है, इसकी यूनिट को बोलते हैं वॉट्स, वॉट बोलते हैं, इसको कहते हैं वॉट। वो वाला वर्ड नहीं है WHAT है। तो ऐसे होता है, हिंदी में W लिखते हैं, इसको W मीन्स वॉट होता है। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख के ऐसे करते हैं। तो ये हिंदी में ऐसे लिखते हैं वॉट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट का मतलब ही तो होना चाहिए। यूनिट का मतलब है 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर ऑफ एजेंट विल बी 1 वॉट। अगर आप किसी एजेंट की कोई 1 जूल वर्क उसको करने के लिए देते हैं और टाइम रखते हैं 1 सेकेंड, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में अगर करेगा कोई एजेंट, तो उसकी पावर क्या कहलाएगी, 1 वाट। अगर तो आपसे कोई कहे कि एक आदमी है 1 वाट उसकी कैपेसिटी है, तो उसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में अगर उसको दौड़ने के लिए कह जाए तो 1 जूल वाला वर्क करेगा वो, तो वो 1 वाट काम करेगा। एक सेकंड में कितना जूल काम करेगा, एक सेकंड में अगर कोई व्यक्ति 1 जूल काम करता है तो उसकी पावर 1 वाट कहलाती है। ये हम बता रहे हैं, 1 सेकंड में अगर कोई व्यक्ति 1 जूल कार्य करता है तो उसकी पावर क्या कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। अब ये नंबर 1, एक लाइन मतलब पहले इसको बोलिए, फिर 2 लाइन मतलब दूसरी बार में ये बोलिए, तीसरी बार में 1 वाट पे जाइए। मतलब 1 सेकंड में कोई व्यक्ति 1 जूल कार्य करता है तो उसकी पावर 1 वाट कहलाती है, ठीक। इतना क्लियर। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनदर यूनिट ऑफ पावर। अब ये तो बहुत छोटी यूनिट, वाट गिनते दिमाग खराब हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जैसे मोटर्स होती हैं, कूलर लगे रहते हैं, कूलर की मोटर होती है तो वो कहते हैं 1 HP की है, 1.5 HP की है, ऐसे बताते हैं ना। जैसे गाड़ी बुलेट है वो 1 HP की होती है, ज़्यादातर कहा जाता है। और फिर ऐसे, तो ये हॉर्स पावर्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 होता है। 764 वाट अगर है तो वो 1 हॉर्स पावर होती है, ठीक। अब इसका ओके फ्रेंड्स, देखिए 1 सेकेंड में अगर कोई पर्सन 1 जूल वर्क करता है तो उसकी पावर कितनी कही जाएगी, 1 वाट। और उसकी बड़ी यूनिट होती है HP, H&P, इसको कहते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होती है, 746 वाट, ठीक। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कोई नॉर्मल पर्सन है उसकी रेंज बताए, नॉर्मल पर्सन की आपको हॉर्स पावर कितनी होती है ये बताने के लिए बोले तो 0.01 to 0.5 इतनी होती है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल पर्सन मिनिमम कितनी हो सकती है उसकी हॉर्स पावर और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 0.01 से 0.05 हो सकती है। एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद कर लिया। अब देखिए ये तो था SI यूनिट। अपने को ध्यान क्या रखना है कि वॉट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है। और जूल बटे सेकंड से निकाली जाती है, फार्मूले से निकाल दी जाती है। तो SI यूनिट तो हो गया, SI यूनिट वॉट होती है। SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अब CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में क्या होता है,
CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट का मतलब सेंटीग्रेड सिस्टम में सेंटीग्रेड, ग्राम एंड पॉन्ड्स नहीं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। वहाँ क्या था? MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि वर्क की जो यूनिट हमने बताया था, वर्क जब पढ़ाया था तो उसमें वर्क की यूनिट हमने क्या बताई थी? CGS सिस्टम में अर्ग बताई थी, ERG। तो अर्ग वर्क की यूनिट हो गई और टाइम की वही होती है सेकेंड। तो P की यूनिट क्या हो गई CGS सिस्टम में? अर्ग अपॉन सेकेंड। अब उसमें हमने पहले उसमें भी बताया था क्या? 1 जूल वर्क जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻7 अर्ग। ये बताया था पिछले नॉलेज में। तो 1 वॉट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स होएगा। क्यों? यहां देख लीजिए 1 वॉट है, ये वर्क नहीं है, ये P है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, तो ये P है, P है। ये धोखा हो जाता है क्या? W लिखा है तो हम सोच रहे हैं वर्क है, और वो हम भी कंफ्यूज हो जाते। तो 1 वॉट है, ये क्या है? 1 वॉट। तो 1 वॉट यहाँ रखा है, यहाँ इस जगह 1 वॉट मतलब ये देखिए यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे वॉट। अब आपको याद रहेगा, ठीक है? ऐसे लिख लीजिए 1 वॉट। ये वॉट है, वर्क नहीं है, ठीक है? P है ये, P की यूनिट। तो 1 वॉट पावर कितनी होती है? कितनी? जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। यहाँ से भी 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर ऑफ एजेंट विल बी 1 वॉट। तो 1 जूल नहीं, 1 वॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है? तो ये लैंग्वेज हम यहाँ लिख दें तो बेटर हो जाएगा, तुम्हें आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? 1 वॉट पावर, ऐसे लिख लीजिए, पावर इक्वल टू कितनी होती है? 1 जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है? अब आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। इसको ऐसे कर दें, ये हो गया। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज करा, तो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स। अब पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले टॉपिक में 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। तो 1 वॉट की वैल्यू क्या हो गई? 1 वॉट की वैल्यू हो गई 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। तो ये ध्यान आपको क्या रखना है? बस यही ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है, फिर ये ध्यान रखना है, फिर ये ध्यान रखना है, ये और ये, ठीक है? ये पूरा रिमाइंडर ध्यान तो सभी रखना है। बस ये ध्यान आपसे पूछा जाएगा SI यूनिट क्या होती है, तो वॉट। अब ये कहेंगे CGS यूनिट क्या होती है, तो कहेंगे अर्ग बटे सेकेंड, अर्ग बटे सेकेंड। इसको ऐसे लिख लीजिए यहीं पर, नहीं तो भूल जाएंगे। अर्ग सेकेंड इनवर्स ऐसे लिख लें। तो ये यूनिट CGS है और ये यूनिट क्या है? MKS है। तो ये MKS है, मतलब SI यूनिट है। और ये क्या है? CGS यूनिट, ठीक? तो SI यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड, और CGS क्या है? अर्ग पर सेकेंड। दोनों में रिलेशन क्या है? 10⁻7 अर्ग सेकेंड इनवर्स। 1 वाट इक्वल टू 10⁻7 अर्ग सेकेंड। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसी फॉर्मूले से आएगा। P इक्वल टू W/T। यहाँ वर्क है, ये वॉट नहीं है, वॉट इधर है, जूल इधर है। तो वर्क क्या होता है? FS cos थीटा होता है, या F.S होता है। तो F की डायमेंशन क्या होती है? ml2t की पावर नहीं, देखिए हल करके दिखा देते। W इक्वल टू होता है F.S। तो F की डायमेंशन क्या होती है? ml t की पावर -2, और S की क्या होती है? L।
तो W की वो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml2t⁻², बस L में 2 आ जाता है, यही तो होता है। तो ml2t⁻², और नीचे टाइम की डायमेंशन है अपॉन t, तो ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, ml2t⁻³ बस t में जो है हो गया। तो इसकी डायमेंशन फार्मूला ml2t⁻³ जनरली डायमेंशन फार्मूले एज सच याद नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको याद हो तो आप निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, हमें लगता है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी तक के वीडियो हमारे ख्याल से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, और आपका जो सजेशन हो कमेंट में आप लिख के बताएंगे तो हम उसको ध्यान देंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। अब रोज़ की तरह अब एक बात और है, हमको आपसे लाइक्स चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, तो आप लाइक्स करिए कृपया, और क्या करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और बेल आइकन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।